जय हिंद बच्चों। आज हम सब मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण और आक्रमणकारियों के क्रम पर परिचर्चा करेंगे। मतलब मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल का मतलब होता है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद या मौर्य साम्राज्य के बाद। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए, उन विदेशी आक्रमण के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने कल के वीडियो में कहा था कि प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणकारी के दो क्रम थे। पहला मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले, दूसरा मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद। कल हमने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले जो विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किया उसके बारे में चर्चा किया था और बताया था कि भारत पर पहले ईरानियों का आक्रमण हुआ, उसके बाद यूनानियों का आक्रमण हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद भारत पर 4 आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। इसमें पहला क्रम आता है यवन का। यवन को यूनानी, इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी भी कहते हैं। यवनों के बाद दूसरा आक्रमण पहलवों का हुआ। पहलव को हम पार्थियन भी कहते हैं। तीसरा आक्रमण शक या सिथियन का हुआ और चौथा आक्रमण कुषाण का हुआ। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंद यूनानी, पहलव और शक के बारे में चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। मन में पहला प्रश्न होगा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इन विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण के क्या कारण थे? क्यों इन विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया? तो हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में कि अशोक के समकालीन चीन का शासक शी हांगटी था और शी हांगटी ने चीन के उत्तर में, उत्तर पश्चिम सीमा से लेकर उत्तर पूर्व सीमा तक हुन जनजातियों के आक्रमण से बचने के लिए 6000 किलोमीटर लंबी और विश्व की सबसे ऊंची दीवार का निर्माण करा दिया, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ दी चाइना के नाम से जानते हैं। चीन के उस विशाल दीवार के निर्माण हो जाने के कारण हुन जनजातियों का चीन में प्रवेश कर पाना मुश्किल हो गया। क्योंकि अब हुन जनजाति चीन में प्रवेश नहीं कर सकते थे, अतः वे हुन जनजाति अपने जीविका की तलाश में, नए क्षेत्र की तलाश में अपने मूल निवास स्थान से पलायन कर गए। क्योंकि वह पूरब की ओर नहीं जा सकता था, क्योंकि पूरब में प्रशांत महासागर या महासागरीय क्षेत्र पड़ता था। उत्तर नहीं जा सकता था क्योंकि रेगिस्तानी इलाका था, वहां जीविका की और अधिक समस्या थी। तो उसने पश्चिम की ओर पलायन किया और पश्चिम की ओर पलायन करके भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर आकर के हुन जनजाति अपना डेरा जमा ली। उत्तर पश्चिम सीमा पर पहले से ही कुछ जनजाति निवास करती थी। उन जनजातियों में हिंद यूनानी, पहलव और शक था। तो ये जो हुन जनजाति थी वे सबसे पहले यवनों के सीमा में प्रवेश किया और यवनों को खदेड़ दिया। और यवन जब खदेड़ दिया तो वे यवन अपने जीविका की तलाश में, अपने नए साम्राज्य की तलाश में उत्तर पश्चिम सीमा से भारत में प्रवेश कर गए। उत्तर पश्चिम सीमा से भारत में इसलिए प्रवेश किया क्योंकि उत्तर पश्चिम सीमा पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी और दूसरा उत्तर पश्चिम सीमा पर कोई केंद्रीय शासक, शक्तिशाली शासक नहीं था। तो क्रमिक रूप से हुन जनजातियों के डर से हिंद यूनानी, पहलव और शक, अंत में कुषाणों का भारत में आक्रमण हुआ।
तो सबसे पहले आते हैं हिंद यूनानी पर। मौर्योत्तर काल में आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों में सबसे पहले यवनों का नाम आता है। यवनों का प्रारंभिक राज्य बैक्ट्रिया में था। बैक्ट्रिया हिंदुकुश पर्वत, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, हिंदुकुश पर्वत और अक्सस नदी के बीच में था। और यवनों की प्रारंभ जो राजधानी थी वह थी बल्ख। बैक्ट्रिया में स्वतंत्र राज्य की स्थापना डायोडोरस द्वितीय ने किया था। लेकिन डायोडोरस ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया, लेकिन वहां की स्थिति, वहां की जो राजनीतिक स्थिति थी बरहाई उहापोह वाली थी। यूथिडीमस ने डायोडोरस द्वितीय के राज्य को समाप्त कर दिया और समाप्त किया। उसके बाद डायोडोरस द्वितीय और यूथिडीमस में क्या हो गई, संधि हो गई। और संधि होकर के दोनों अपने अपने क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से शासन करने लगे। उसके बाद डायोडोरस द्वितीय को यूथिडीमस पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद जब दोनों में संधि हो गई तो संधि के बाद यूथिडीमस भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण करके भारत के एक राजा थे सुभगसेन, उसके राज्य की सीमा में प्रवेश करके आक्रमण करके उसके कुछ हाथियों को उठाकर, उसके कुछ हाथियों को पकड़ कर ले गया। उसके बाद यूथिडीमस के बाद डेमेट्रियस बैक्ट्रिया का शासक बना, मतलब यूनान का शासक बना और भारत पर सफल आक्रमण किया। मतलब मौर्योत्तर काल में भारत पर सफल आक्रमण करने वाले जो पहले राजा थे बैक्ट्रिया, उसका नाम था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस जो डायोडोरस का या यूथिडीमस का उत्तराधिकारी कहा जा सकता है। डेमेट्रियस जब भारत में आक्रमण किया तो भारत में आक्रमण करने से पूर्व यह अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया था। पहली सेना का नेतृत्व डेमेट्रियस स्वयं कर रहा था और इसके दूसरी सेना का नेतृत्व इनके दामाद, इनके जामाता मिलिंद, जिसे मिनांडर के नाम से भी कहते हैं, जानते हैं, वो कर रहे थे। कहा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद दूसरा यूनानी व्यक्ति डेमेट्रियस था जिन्होंने भारत में प्रवेश किया और भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। यह उत्तर पश्चिम सीमा पर इंडो ग्रीक सत्ता की स्थापना करने वाला सिकंदर के बाद दूसरा शासक डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस की राजधानी सियालकोट, जिसको शकला के नाम से भी जानते हैं, और डेमेट्रियस ने जो सिक्का जारी किया था वह यूनानी और खरोष्टी लिपि में मिला। डेमेट्रियस के बाद हिंद यूनानी का या डेमेट्रियस का जो उत्तराधिकारी बना वह मिनांडर था। मिनांडर को मिलिंद के नाम से जानते हैं। मिनांडर जब भारत में आए तो मिनांडर की मुलाकात एक महान बौद्ध दार्शनिक, एक महान बौद्ध विद्वान नागार्जुन या नागसेन से होती है। मतलब नागार्जुन को ही हम नागसेन के नाम से भी जानते हैं। नागसेन या नागार्जुन के प्रभाव में आकर मिनांडर को मिलिंद भी कहते हैं बौद्ध धर्म के ग्रंथ में। मिनांडर को बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलिंद कहते हैं। तो मिनांडर नागसेन या नागार्जुन के संपर्क में आकर, प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि नागसेन या नागार्जुन और मिनांडर के बीच कुछ धार्मिक वार्तालाप हुआ था। उन धार्मिक वार्तालाप का वर्णन जिस पुस्तक में है उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हु। मतलब नागसेन और मिनांडर के बीच जो धार्मिक वार्तालाप हुआ उस धार्मिक वार्तालाप का वर्णन मिलिंद पन्हु नामक पुस्तक में है। मिलिंद पन्हु नामक पुस्तक के लेखक नागसेन। कहा जाता है कि मिलिंद की राजधानी सियालकोट या शकला थी। यूनानियों के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको बता दें, यूनानियों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो हमारे मुद्रा व्यवस्था में भी परिवर्तन आया। विद्वानों के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार यूनानियों के भारत में
आक्रमण के पूर्व भारत में जो सिक्का चलता था उस सिक्का का नाम था पंचमार्क सिक्का। यूनानियों के भारत पर आक्रमण के पूर्व भारत में जो सिक्का चलता था उस सिक्का का नाम था पंचमार्क या पंच चिन्ह वाले सिक्के। इस पर पशु पक्षी और वृक्ष के चित्र हुआ करते थे। राजा का मोहर, राजा का चित्र या सिक्का कब जारी किया गया इसका कोई डेट नहीं था, लेकिन यूनानियों के आक्रमण का पहला प्रभाव हुआ कि लेखयुक्त सिक्का पर लिखने की परंपरा और सिक्का पर चित्र, मतलब राजा रानी का चित्र या भगवान का चित्र या सिक्का पर नाम लिखवाने की परंपरा यूनानियों के आक्रमण के प्रभाव के कारण ही हुआ। दूसरा, सोने का सिक्का। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानी शासकों ने ही जारी किया था। हिंद यूनानी शासक के पूर्व इंडिया में ऐसा कोई राजा नहीं था जिन्होंने सोना का सिक्का चलाया। उसके बाद यूनानियों के आक्रमण से भारत में मूर्ति निर्माण की, चित्र निर्माण की एक नई शैली का विकास हुआ। एक चित्रकला की या मूर्ति निर्माण कला की नई शैली का विकास हुआ जिसे हेलेनिस्टिक शैली या इंडो ग्रीक शैली या हिंद यूनानी शैली के नाम से जानते हैं। और हेलेनिस्टिक शैली, इंडो ग्रीक शैली या हिंद यूनानी शैली का उदाहरण है गांधार कला शैली। और गांधार कला शैली का विकास कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मिलिंद जो हिंद यूनानियों का सबसे महान शासक था, भारत में हिंद यूनानियों का सबसे महान शासक मिनांडर या मिलिंद थे। मिलिंद का उत्तराधिकारी स्ट्रैबो था। मिलिंद का उत्तराधिकारी स्ट्रैबो था जो अल्पवयस्क था। कहा जाता है कि स्ट्रेटो के माता संरक्षिका बनकर शासनकार की देखरेख करती थी। स्ट्रेटो के बाद स्ट्रेटो सेकंड हिंद यूनानियों का शासक बना और अंतिम यवन शासक हर्मियस था। याद रखेंगे, अंतिम हिंद यूनानी शासक हर्मियस था और पहला डेमेट्रियस। पहला था डेमेट्रियस और अंतिम कौन था? हर्मियस। और हर्मियस के बाद पहलवों ने, पार्थियनों ने हिंद यूनानियों को प्रभावहीन कर दिया और प्रभावहीन करके एक नई सत्ता की स्थापना किया जिसे पहला वंश या पार्थियन वंश के नाम से जानते हैं। मतलब इंडो ग्रीक के बाद, हिंद यूनानी के बाद या यवनों के बाद जो दूसरा विदेशी आक्रमणकारी मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण किया उसका नाम था पहलव। क्यों पहलव? जिसे पार्थियन भी कहते हैं। पहलव शक्ति का संस्थापक। मन में प्रश्न होगा, जो पहलव थे तो पहलव शक्ति के, पहलव साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो पहलव शक्ति के संस्थापक मिथेडेटस था। लेकिन भारत में जो पार्थियन शासक थे या पार्थियन वंश के संस्थापक थे या पार्थियन साम्राज्य के संस्थापक थे, उनका नाम था माउस। पहलव शक्ति के संस्थापक मिथेडेटस। भारत में प्रथम पहलव शक्ति के या पहलव साम्राज्य के संस्थापक माउस थे। लेकिन पहलवों का सबसे महान शासक गोंडो फर्नीज था। इस गोंडो फर्नीज के शासनकाल में ही भारत में ईसाई धर्म के पादरी सेंट थॉमस भारत में आया था और भारत में आगमन का इनका उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। पार्थियन, हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में, ये जो पहलव थे या पार्थियन थे या हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत को पार करके भारत में आए थे। हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। और पहलवों ने भारत के कंधार, काबुल और तक्षशिला, हालांकि वर्तमान समय में यह तीनों पाकिस्तान में पड़ता है, पहलवों ने कंधार, काबुल और तक्षशिला में अपने राज्य की स्थापना किया था।
और आगे चलकर पहलव अपने आप को भारतीयकरण कर लिया, भारतीय बना दिया और यही हिल मिल कर रह गया। और पहलवों के बाद भारत पर जो तीसरा विदेशी आक्रमणकारी मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण किया उसका नाम था शक। शक को हम शिथियन के नाम से भी जानते हैं। मतलब हुनों का या चीन के दीवार के निर्माण के बाद हुन जनजातियों का जो पहला शिकार हुआ वह हिंद यूनानी, दूसरा पहलव, तीसरा शक, चौथा कुषाण। और जो जैसे जैसा शिकार होता गया वह भारत में प्रवेश करता गया। मतलब चीन के दीवार का निर्माण और हुनों के अत्याचार के कारण ही ये सभी विदेशी जनजातियां भारत की सीमा में मौर्योत्तर काल में प्रवेश किया। तो आते हैं शक। शक जिसे हम शिथियन के नाम से भी जानते हैं। शक यूची कबीले का था। शक यूची कबीले का था। यह एक खाना बदोश जाति था। खाना बदोश जाति उस जाति को कहते हैं जो खाना की तलाश में, भोजन की तलाश में, जीविका की तलाश में यत्र तत्र भटकते या घूमते फिरते रहते। यह हुनों के भय से, मतलब हुन जनजातियों के भय से भारत की ओर रुख किया, मतलब भारत में प्रवेश किया। चीन ग्रंथ में, मतलब चीन के पुस्तक में शक को सई या शई बाघ कहा गया है। शक भारत में प्रवेश करने से पहले सिंध में रहते थे। सिंध वर्तमान समय में पाकिस्तान का एक राज्य है। तो शक सिंध को अपना केंद्र बना लिया, वहीं पर इकट्ठा हो गया और सिंध को अपना केंद्र बनाकर भारत के पंजाब, काठियावाड़, सौराष्ट्र, उज्जैन, मथुरा इन राज्यों में प्रवेश किया, अलग अलग राज्यों में प्रवेश किया। और तक्षशिला में शक क्षत्रप की स्थापना। क्षत्रप का मतलब राज्य से लिया जाता है।